हेलो गाइस, फुटबॉल में चल गाइस यहाँ पे आईसीआर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। उससे पहले बता दूं कि वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जाके आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। आपको आईसीआर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के साइंस के प्रश्नों को। बहुत ही शानदार प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो देखिएगा, कहते हैं कि जो एलिसा परीक्षण है आमतौर पर एड्स के रूप में किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये प्रश्न तो आपका यही तैयार हो गया कि एलिसा परीक्षण किस लिए कराया जाता है? एड्स की जांच के लिए। अब इसमें पूछा गया जो एलिसा परीक्षण है, इसमें जो ई है ना, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? जो ई है इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका मतलब होता है एंजाइम। एंजाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो गाइस प्रश्न संख्या 2 देखें तो इसमें कहते हैं कौन सा तत्व इसमें एक उपधातु है? उपधातु का मतलब क्या है? वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक उपधातु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि चंद्रमा पर एक दोलक की समय अवधि पृथ्वी पर इसके समय अवधि से क्या होगी? ठीक है, पर चंद्रमा पर एक दोलक है, इसकी समय अवधि है जो पृथ्वी पर के समय अवधि से क्या रहेगी? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? इसकी समय अवधि जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो इसमें कहते हैं कि ग्लूकागॉन हार्मोन्स निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? जो एक हार्मोन्स है जिसका नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन्स, ये स्रावित कहाँ से होता है, कहाँ से रिलीज होता है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब अगले प्रश्न में देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ये एक नियम है, यहाँ पे एक लॉ है जो वायु के तापमान और आयतन के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है। बेसिकली जो टेम्परेचर ऑफ एयर है और वॉल्यूम है उसके बीच जो सीधा संबंध है वो किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? तो वो हो जाएगा चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स का जो नियम है उसके तहत इसको दर्शाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। शानदार प्रश्न है, सारे के सारे याद रखेंगे। तो अगला यहाँ पे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिएगा, प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा रखा गया है। इसमें बहुत आप लोग कहते हैं कि आसान है, आसान है, इस बार आसान नहीं है। तो पारा एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। बेसिकली यहाँ पूछा है कि इस कथनों पर विचार करना है, इनमें कौन से कथन सही है? 2 कथन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला कथन है कि जो एक पारा है, जो मरकरी है, वह आपकी नॉन मेटल है और वो कमरे के ताप पर यहाँ पर जो है द्रवस्था में रहती है। तो ये चीज़ तो सही है कि कमरे ताप पर द्रवस्था में, लेकिन नॉन मेटल नहीं आता है, वो आपका मेटल होती है, धातु है। फिर कहता है इसका हिमांक जो है, जो इसका यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री है। जिसका क्वथनांक है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पर सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये मेटल होती है ना कि नॉन मेटल होता है। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरत है मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक पता चलती है आपकी, और इसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 32,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक का बम्पर सेल वापस आ चुका है, और बता दूं कि 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में ये ऑफर रहने वाला है। 1 फरवरी से प्राइस इसके फिर से इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे पहले आप इसको ले लीजिएगा। तो अभी अगर आप पास लेते हैं तो ये आपको 340 में पड़ने वाला है, क्योंकि आप हमारा कूपन यूज करेंगे विकास, इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें जो है आपको 18 महीने का अभी मिल रहा है। अभी अगर लेंगे तो 18 महीने की मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में अगर आप इस पास को लेते हैं तो आप जीत सकते हैं एक निसान मैग्नेट कार। ठीक है, ये इसके लिए आप जो है लकी ड्रॉ विजेता हो सकते हैं। देखिएगा, पिछली बार जो ऑफर आया हुआ था उसमें इन्होंने जीता था, अजय सिंह मीना जो राजस्थान के हैं। तो ये ऑफर आप भी जीत सकते हैं। तो अभी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके इस कूपन को यूज करके आप पास खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। अब अगले प्रश्न में देखिएगा
तो कहते हैं कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा कहते हैं कि 100 वाट वाला बल्ब जो है वो 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा के लिए जलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, तो इसका राइट आंसर बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट वो बिजली पूरी खर्चा करेंगे। कितनी, 1 यूनिट यहाँ पे बिजली पूरी खर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान पर क्या फर्क पड़ता है। जो ताप में वृद्धि है उससे प्रत्यास्थ मापों के मान पे जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वो रहेगा यहाँ पर, वो घट जाता है। यानी कि उनकी प्रत्यास्थ वैल्यू होती है वो यहाँ पर घट जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, तो इसका रीज़न क्या होता है। देखिए प्रेशर कुकर है आपका, इसमें भोजन जो है वो जल्दी पक जाता है, तो बेसिकली इसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या होता है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, जो पानी का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का जो यहाँ पर क्वथनांक होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, इसी वजह से क्या होता है, प्रेशर कुकर में भोजन हमारा जल्दी से पक जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो इसमें कहा गया कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन अगर आप भरेंगे किसी गुब्बारे में तो क्या है, वो ऊपर जाकर फट जाएगा। तो बेसिकली इसका रीज़न जानते हैं क्या होता है। इसका रीज़न होता है ये कि उसका जो वायु दाब है, यानी कि जो का एयर प्रेशर है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसी वजह से यहाँ पर ये जो ऊपर जाता है, आकाश में जाता है तो वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर प्रेफर क्या किया जाता है, हीलियम भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि ऊष्मा का प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम है। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है वह किसके अंतर का परिणाम होता है। तो याद रखेंगे 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तापमान। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर का ही यहाँ पर ये एक रिजल्टेंट होता है। जो ऊष्मा के प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम है, टेम्परेचर का, तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में बोला गया कि एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव का क्या होगा। तो ठीक, दबाव में क्या बेसिकली फ़र्क पड़ेगा, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिएगा इसमें जो पहले फ़र्क पड़ेगा, मैं यहीं पर समझा देता हूँ कि एक बंद पात्र है उसमें आरंभ में खाली किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या है, समान दर पर जो वाष्प यानी कि जो उसमें वाष्प भरी जाती है। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि पहले इसका जो पात्र में जो दबाव होगा, जो प्रेशर होगा, ये पहले तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पहले यहाँ पे इंक्रीज करेगा उसके बाद यहाँ पे स्थिर हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि पहले यहाँ पे बढ़ेगा और उसके बाद ये स्थिर हो जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन जो है घेरेंगी। ठीक है, जहाँ पे जीरो वॉल्यूम है यानी कि घेरेंगी, तो कितना टेम्परेचर कर दिया जाए जो सारी जो गैसेस होती हैं वो जीरो वॉल्यूम घेरेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो जितनी भी गैसेस हैं ना वो जीरो वॉल्यूम यहाँ पर वो घेरेंगी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि जो आधुनिक मनुष्य हैं का हाल पूर्वज कौन सा है। ठीक है, जो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो देखिएगा जो आधुनिक मनुष्य हैं इनके पूर्वज जो माने जाते हैं बेसिकली जो सबसे, वो है यहाँ पे क्रोमोग्रान मनुष्य। क्या हो जाएंगे, क्रोमोग्रान मनुष्य इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अब रेडियम देखिए, रेडियम वॉचेस आती हैं और रेडियम की कई सारी चीज़ें आती हैं जो मतलब लाइट थोड़ी सी पड़ जाती है तो बाद में चमकते ही रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेडियम है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका पिच ब्लेंड। ठीक है, जो रेडियम है वो पिच ब्लेंड इसका और है, या फिर जिसका अयस्क होता है वो होता है पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब अगले प्रश्न में बोला गया है जो क्रेटिनिज्म है यानी कि जो जड़ मान होता है निम्न ग्रंथि से अल्पस्राव से होता है। ठीक है, यानी कि जो जड़ मान होता है यानी जो क्रेटिनिज्म है वह किस ग्रंथि के कारण होता है, वो बहुत ही कम स्रावित होती है, बहुत ही कम रिलीज होती है। तो बेसिकली वह होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हो जाता है जड़ मान होता है, यानी कि क्रेटिनिज्म की प्रॉब्लम इनको हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक हैं इनको रासायनिक गुण जो प्रदान करता है, जो यहाँ पे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करता है, वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे क्रियाशील समूह। याद रखेंगे, जो आपका क्रियाशील समूह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि परमाणु बम जो है ना, वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? जो बेसिकली परमाणु बम है, जो आपका एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो परमाणु बम है, एटम बम है, ये किसके आधार पर काम करते हैं? तो देखिए, जो आपका नाभिकीय विखंडन है, ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन है इस पे आधारित होता है आपका परमाणु बम। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, जो बोलते हैं कि अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो अतिचालक है इसमें दो कथन आपको दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है कि दो कथन है, इसमें कौन से कथन यहाँ पर सही हैं बेसिकली? तब देखिए, कहते हैं कि अतिचालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है, ये यहाँ पे बोला गया है। फिर कहते हैं कि इसकी खोज 1911 में के लिडऑन्स ने की थी। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा कथन ये सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है कि आकाश नीला क्यों लगता है? ठीक है, जो आकाश नीला लगता है क्योंकि इसकी वजह क्या है? तो देखिएगा, इसकी वजह जो होती है आपकी होती है कि लघु तरंग धीर तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ठीक है, जो आपकी अधिक प्रकीर्णन की वजह से ये क्या होता है, आकाश आपको नीला दिखाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, एक सामान्य शुष्क सेल जो है इसमें विद्युत अपघट्य होता है, तो वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो इसमें एक सामान्य सेल विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कठिन तो नहीं लग रहा है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है? अब यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही यहाँ पर मैच किया गया है। तो देखिएगा, आप अगर 22 में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका जो टाँका तार होता है, बेसिकली यहाँ पे जो सोल्डरिंग होती है उसमें जो यूज़ किया जाता है, जो तार यूज़ किया जाता है सोल्डरिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो लेड और टीन का बना होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कहता है स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है? एक तो आपको आयरन, दूसरा निकेल और तीसरा क्रोमियम यहाँ पर इसमें मिलाया जाता है, तो आपका ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। फिर कहते हैं कि जो सोल्डर है ना, सोल्डर में क्या होता है, टिन और लेड मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको बिल्कुल मैच करके दिया है, तो तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मिलकर सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि इस्पात के संदर्भ में विचार करना है। जो आपका इस्पात है, चलिए आपको आंसर इसमें दिख ही गया, कोई बात नहीं। तो इस्पात के संदर्भ में जो विचार करना है, इसमें क्या होता है, ये होता है 0.1 से 2% तक ही कार्बन की इसमें मात्रा होती है। क्या होती है? 0.1 से 2% तक ही इसमें कार्बन की मात्रा होती है मात्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि एनकोना और गुजरी किसकी नस्ल है? ठीक है, एनकोना और गुजरी जो है ये किसकी नस्ल है बेसिकली? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुर्गी। ठीक है, आप देखेंगे ये जो मुर्गी की दो नस्ल हैं, एक एनकोना एक गुजरी, ये बहुत फेमस नस्लें हैं, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर अगर नजर डालते हैं तो 25 में कहता है कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, इसका IUPAC नेम क्या होगा? जो क्लोरोफॉर्म है इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो बहुत ही आसानी हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन है जो आपका, ये आपका क्या है, IUPAC नेम होता है किस चीज़ का? क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, तो कहते हैं कुकुरबिट्टा में संवहन फूल होते हैं। जो कुकुरबिट्टा है इसमें जो संवहन फूल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? तो हो जाएंगे यहाँ पे बाइकोलेट्रल। क्या होते हैं यहाँ पर? बाइकोलेट्रल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि मानव शरीर में रक्त प्रसंचरण का सही अनुक्रम है। जो मानव शरीर है इसमें कहते हैं कि रक्त प्रसंचरण का जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें? एक तो आपका जो दायां अलिंद है, ठीक है, उसमें दायां अलिंद, फिर दायां निलय और फेफड़ा और बायां अलिंद जो है ये आपका बिल्कुल सही क्रम इसमें हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न में बोला गया है कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय केंद्रक जीवों को रखा गया है। ठीक है, जो विटेकर हैं इनके 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय केंद्रक जीवों को रखा गया है। तो यहाँ पर देखेगा इसमें किसमें है? तो एक कोशिकीय यानी कि जो आपके यूनिसेलुलर जीव होते हैं वो किस में रखे गए हैं? वो रखे गए हैं मोनेरा में। कहाँ पे? मोनेरा में रखे गए हैं विटेकर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अब अगले में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जो यहाँ पे बोला गया कार्बनिक यौगिक कौन सा? चलिए इसका ऑप्शन।
तो यहाँ पे देखिएगा इसका कार्बनिक यौगिक पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता है क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि मिश्र धातु में क्रोमियम होता है, ठीक है, इसको पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहते हैं कि मिश्र धातु में इस मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोधक का कार्य करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, स्टेनलेस स्टील का जाना जाता है कि नहीं। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें जंग नहीं लगती है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि जो PAN है ना, इसका पूरा नाम बताइए। जो PN है इसका पूरा नाम क्या होगा। तो PAN का जो पूरा नाम होगा वो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा PN का पूरा नाम क्या है, पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि जो फ्लोरीन है ना, किसका अवरूप है, यानी जो एलोट्रॉप्स है, ठीक है। जो फ्लोरीन है ये किसका अवरूप है या फिर एलोट्रॉप्स है। तो फ्लोरीन किस चीज़ का होता है, तो याद रखेंगे ये किसका होता है, कार्बन का। कार्बन का है फ्लोरीन, इसका ये एक एलोट्रॉप्स है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि जो पार्थेनियम है, आपने सुना होगा ये पार्थेनियम क्या है बेसिकली, तो बहुत ही आसान है। तो पार्थेनियम इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा खरपतवार। एक जो खरपतवार है जिसको पार्थेनियम के नाम से हम जानते हैं। गाँव वगैरह में अक्सर वो होते हैं जो इतने छोटे छोटे होते हैं, जो चिपक जाते हैं, उसमें कांटे टाइप के, तो खरपतवार होता है बेसिकली ये पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर अगले देखें। क्वेश्चन अगला कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बेसिकली जहाँ पे कथन दिए हैं इनमें बोलता है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिएगा एक आपका जो आपका एल्केन है, ठीक है, एल्केन जो है ये आपके संतृप्त यौगिक हैं और इसका समान सूत्र जो है आपको यहाँ पे CnH2n+2, ये आपका समान सूत्र अल्केन का होता है। ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं इसके जो उदाहरण है वो आपके हो जाएंगे प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। एक आपका अल्केन का ये जो सूत्र होता है ये सही है, और फिर कहते हैं उदाहरण प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, ये सब एल्केन के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखेगा तो कहते हैं कि निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टली अपरूप नहीं है, ठीक है। जो बोलता है कि कार्बन का क्रिस्टली अपरूप नहीं है, ठीक है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो इसमें देखिएगा एक तो आपका ग्रेफाइट, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, हीरा होता है और फ्लोरेंस होता है। तो याद आ जाएगा कोयला जो है वो आपका कार्बन का अवरूप नहीं है बेसिकली। तो ग्रेफाइट जो है वो अवरूप होता है, हीरा है और फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि विटामिन सी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब विटामिन जो सी है इसके संदर्भ पे आपको विचार करना है। तो दो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों को यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो विटामिन सी से प्रश्न आते जरूर हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, ये एक एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विटामिन, ये कौन सा विटामिन है जो यहाँ पर एक एसिड भी है और विटामिन भी है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका सबसे उत्तम स्रोत जो आंवला है, ठीक, विटामिन सी जो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं यह जल में घुलनशील होता है। अब घुलनशील होता है क्योंकि यहाँ पे विटामिन बी और विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो सब फैट में घुलनशील होते हैं। तो इसकी कमी से क्या होगा, शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। दोनों पॉइंट यहाँ पे हमको सही दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखेगा तो अगले प्रश्न में कहते हैं कि आइंस्टाइन को निम्न में से उसे किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये प्रश्न आपने देखा कि बहुत बार पूछा जाता है। अब आइंस्टाइन जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बार कहा था कि अगर भारत ने जीरो नहीं दिया होता तो शायद दुनिया में इतनी सारी खोजें करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो 37 में देखिएगा तो कहते हैं कि आइंस्टाइन को निम्न में से उसे किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, किसके लिए, तो देखिएगा 37 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका राइट आंसर होगा 37 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। तो देखिएगा तो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है एक्सरेज, जो एक्स किरणें होती हैं। यहाँ पे इसकी खोज किसने करी थी, रॉन्टजन ने करी थी। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसकी जो ऊर्जा अधिकतम होती है एक्सरेज की होती है इनमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के
लगभग विलुप्त होने का कारण क्या था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको 4-6 स्टार लगा लीजिए। तो कहते हैं कि पशुओं को दिया जाने वाला एक दर्द निवारक था जिसकी वजह से गिद्ध सारे लुप्त हो गए। तो अगर आपको नहीं पता अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, गिद्ध उन्होंने देखा जरूर होगा। ठीक है, तो कहते हैं जो आपका डिक्लोफिनेक था ना, डिक्लोफिनेक, इसकी वजह से सारे गिद्ध जो है वो मर गए। ठीक है, सारे गिद्ध जो मर गए किसकी वजह से, डिक्लोफिनेक की वजह से। ये क्या था, ये पशुओं को दिया जाता था और जो पशु मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडी जो थी वो गिद्ध खाते थे, क्योंकि गिद्ध जो है डेड बॉडीज खाते हैं। तो उसकी वजह से सारे गिद्ध जो है वो मर गए। तो डिक्लोफिनेक को बैन कर दिया गया बाद में, जब यहाँ पर सारे गिद्ध विलुप्त हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है। जो सेब है ना उसकी बहुत ही भीनी भीनी सुगंध आती है, तो इसका जो रीजन है वो क्या होता है, वो ईथेन होता है। ठीक है, ईथेन जो होता है उसकी वजह से आपको सेब की जो है सुगंध आती है, स्मेल आती है सेब की। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में कहते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, देखिएगा मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फेट को यहाँ पे विनियमित करता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 41 का वो हो जाएगा यहाँ आपको जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ना, बेसिकली यहाँ पे जो पैराथायराइड हार्मोन है जिसको परावट के नाम से जानते हैं शुद्ध हिंदी में, तो कैल्शियम फास्फेट को ये विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें कहते हैं कि जो किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डैश में क्या होगा, मतलब ठीक, जो किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे 42 का, ये क्या होता है, ये अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल और CO2। ठीक है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि कौन सा टिश्यू होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड यानी कि जो सबसे कठोर हार्ड यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और एक कोलेनकाइमा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तीन सबको पूरा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे इस पे स्टडी कर लीजिएगा। तो कौन सा टिश्यू होता है जो सबसे कठोर कोशिका भित्ति रखता है, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि जो हरित गृह प्रभाव है ना वह क्या है। तो बेसिकली ये तो बहुत ही आसान है। तो ये बहुत ही यहाँ पे सोशल इश्यूज भी है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग ये क्या है बेसिकली। तो इसका जो मतलब होता है सीधा साधा ये है कि वैश्विक ताप में वृद्धि होना ही हमारा हरित गृह प्रभाव कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 में अगर आप 30 प्लस अटेम्प्ट करते हैं ना सही तो आप समझिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि मनुष्य के पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जो मनुष्य होते हैं उनमें एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे इसमें जो होता है वो हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें कहते हैं कि जीन जो है वो अवस्थित होते हैं। तो जीन जो होते हैं जो आपके बेसिकली यहाँ पे जो आनुवांशिकता को दिखाते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो गुणसूत्रों में होते हैं। और कितने होते हैं, टोटल 23 होते हैं, यानी कि आप देखेंगे 23 पेयर होते हैं जो टोटल 46 होते हैं। तो याद रखेंगे क्रोमोसोम्स की संख्या होती है कितनी, 46 होती है एक इंसान में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। तो कहते हैं कि माफ कीजिएगा जीरो नहीं, ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है, ठीक है, ओ रुधिर समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता माना जाता है। क्योंकि देखिए ये यूनिवर्सल डोनर कहे जाते हैं जिनका ओ पॉजिटिव या फिर ओ निगेटिव होता है, तो उनको क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। इसका वजह जानते क्या वो होती है, उसके रुधिर में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, यानी उसको जो ब्लड है उसमें जो प्रतिरक्षी हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से जो ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, वो किसी को भी यहाँ पे रक्तदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो अनुवांशिक रोग हैं वो कौन कौन से हैं, इसका तो आपको आंसर दिख ही गया, तो आपको ये तो बोनस मिल गया भाई आज के पेपर में। तो देखिएगा कहते हैं आपको अनुवांशिक रोग जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका यहाँ पर
जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, एल्बिनिज्म है। तो चारों जो रोग है ना ये आपके अनुवांशिक रोग में आते हैं। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपके हैं तो आपके बच्चों को हो जाएगा, आपके मम्मी पापा के था तो आपके हो जाएगी। ये चार रोग जो ऐसे है ये अनुवांशिक चलते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहता है कि निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है। अब यहाँ पे बोलता है जो कौन ऊतक, इनमें से जो कौन सा है वो टिश्यू का उदाहरण है। टिश्यू जो होते हैं उसका उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्लड। ब्लड जो है बेसिकली एक टिश्यू होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टिश्यू मिल के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गन, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि 50 में जो ग्रेफीन है ना, ग्रेफीन डैश होता है। बेसिकली जो ग्रेफीन है वो क्या होता है, वो डैश होता है। तो किस चीज़ का होगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है, जो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस 50 क्वेश्चन हमने किए। आई होप बहुत ही यहाँ पे लेवल के क्वेश्चन थे। हो सकता है किसी को यहाँ पे बहुत कठिन भी लगा हो, तो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो चलिए बताते हैं, आप अपना स्कोर बताइए कमेंट में हमको कि कितना सही आपने किया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।